सिंह जी को। अब डॉक्टर करण सिंह जी कश्मीर की बेहतरीन तोहफा स्वागत के रूप में जगदीप धनखड़ जी को देंगे। तोहफे तो बहुत थे, लेकिन उन्होंने चुना वही जो कश्मीर के को सबसे कर दीजिए, दिखाता हो। आई होप महामहिम इस सर्दियों में इसके साथ गुजारा करेंगे। आइए, आज पैड भी हम लोग डॉक्टर करण सिंह जी के 75 वर्ष पब्लिक सर्विस के पूरे करने पर दिल्ली के इस इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हॉल बिल्कुल हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो अपने आप में अनूठा है। एक व्यक्ति पॉलिटिशियन हो सकता है, शिक्षाविद हो सकता है, कलाकार हो सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति में ये सब गुण हो, वो संपूर्ण गुण पूर्ण होता है। डॉक्टर साहब 4 बार लोकसभा से, 4 बार राज्यसभा से मेंबर भी रहे, फिर भी इनका मन बसता है तो लिटरेसी में, बसता है तो कलाकारों में। खुद भी कलाकार हैं, डोगरी में गाने लिखे बोले जो आप अगले सेशन में सुनेंगे। इनकी वजह से क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली, आप सोच नहीं सकते हैं कि एक पॉलिटिकल आदमी इस तरह से लिंग्विस्टिक भी हो सकता है, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज हो, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, लिटरेसी हो, सब जगह इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। क्योंकि मैं सूत्रधार हूं, मैंने शुरू में कहा था मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और मैं सबसे पहले महामहिम को संबोधन के लिए बुलाने से पहले मैं नेशनल एंथम के लिए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग खड़े हो जाएं और कार्यक्रम शुरू हो जाए। नेशनल एंथम स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा महामहिम से कि वह जैसे आपने गुफ्तगू, मैं सबसे पहले वही कार्यक्रम के हिसाब से था कि मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर करण सिंह जी आकर या तो बैठकर बोलेंगे या कॉलर माइक के हिसाब से। नहीं, मैं तो बैठ के बोलूंगा। ठीक है, डॉक्टर करण सिंह जी संबोधन करेंगे। डॉक्टर करण सिंह जी, इस माइक की जरूरत नहीं, कॉलर माइक है इनके पास। हाँ जी। महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी जो हमारे बड़े पुराने मिलने वालों में से है और बड़े पुराने मित्र हैं। आज के वक्तागण, कमेटी के मेंबर, हमारे सूत्रधार श्री सुनील डांग, हमारे परिवार के सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस के बंधु, भाइयों और बहनों, आप सब ने रविवार के दिन यहाँ आने का कष्ट किया। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ।
20 जून 1949 को पिताजी ने मुझे रीजेंट नियुक्त किया था जम्मू कश्मीर का, और 20 जून 1924 को 2024 75 वर्ष पूरे हो गए। ये भी भगवान की कृपा है कि हम चलते रहे। आज मैं, जो आप नॉर्मल मेरी स्पीच होती है वेदांत वगैरह पे, उस पर मैं नहीं बोलने वाला हूँ। आज मैं उन लोगों को अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ जिनके कारण ये मैंने 75 साल काटे। क्रेडिट तो मुझे मिलता है, लेकिन वो कौन लोग थे मेरे पीछे जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और जिनकी कृपा से मैं बैठा हूँ, मैं उनके बारे में कुछ इस सफ़र बोलना चाहता हूँ। पहले परिवार से आरंभ करता हूँ। पिताजी महाराज हरि सिंह डिसिप्लिनेरियन थे। दो चीज़ें उन्होंने सिखाई मुझे ख़ास तौर पे, जो मेरे साथ रही सारी उम्र। एक तो समय पहुंचना, अगर कहीं बाहर जाते 2 मिनट लेट होते तो डांट पीट। मैं, अब आपने देखा होगा, मशहूर हूँ दिल्ली में या बदनाम हूँ, मैं समय पे पहुंच जाता हूँ। आदत लोगों को बहुत लेट पहुंचने की। दूसरा, उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत के साथ सिखाना शुरू किया। वो भी सारी मेरे साथ रही है। आज तक भी मैं हफ्ते के एक बार रियाज करता हूँ। तो हरि सिंह जी की कृपा रही। माँ जी मेरे महारानी तारा देवी एक छोटे से गांव के थे। एक कांगड़ा जिले में विजयपुर गांव है, छोटा सा, रावी के ऊपर उसका दृश्य है, वहाँ से थे। तो उनका बिल्कुल एक दूसरा स्वभाव था। एक तो उन्होंने मुझे पूजा आरंभ की, पूजा मेरे जाते थे, देवी देवता कौन है, शिव जी कौन है, विष्णु को सब सिखाते थे। और दूसरा पहाड़ी संगीत, डोगरी संगीत जो हमारे जम्मू के साथ मिलता है, बहुत सारे उन्होंने मुझे डोगरी संगीत सिखाया, जो मैं आज तक भी गाता हूँ, जिसका मैंने रिकॉर्ड भी किया है। और एक बात वो मुझे कहते थे, बेटा कुछ करना हो तुमने जीवन में तो गरीबों के लिए करो, अमीर तुम्हारा पैसा भी लेंगे, तुम्हारा विरोध भी करेंगे। और यही बात हुई मेरे जीवन में। फिर अपनी पत्नी पे आता हूँ। क्या बताएं उधर के जी, जब हमारी शादी हुई, मैं 19 वर्ष का था, वो 13 वर्ष की थी। तो हम दोनों इकट्ठे ही बड़े हुए। हम घर में जब आए, कोई न ताया न चाचा न वो, कोई, सिर्फ हम दो ही थे। तो एक तरीके से हम दोनों इकट्ठे बड़े हुए। इम्तिहान पास किए, मैंने अंग्रेजी के किए, उन्होंने हिंदी के किए। और वो नेपाल की थी। तो वो जब उनका नाम था यशो राज्य लक्ष्मी। तो वो जब विवाह किया मैंने, तो मुझे यश भी मिला, राज्य भी मिला और लक्ष्मी भी मिली, तीनों चीजें मिली। और मेरे जीवन में उनका इतना साथ रहा, जब भी मैंने उनको बगैर पूछे कोई निर्णय लिया तो वो गलत निकला। जब भी पक्की बात बताऊं, तो उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, समय नहीं है। मैं कई बार मैंने किए, 2-3 बार किए, और ऐसी बार मैंने खाई कोई कहने की बात। तो इसलिए वो मेरे साथ रहे। वो मेरी 15 वर्ष हो गए, वो चले गए। 60 वर्ष हम इकट्ठे रहे और सारी दुनिया में घूमे हम दोनों, कहाँ कहाँ नहीं घूमे। बच्चों की शिकायत रही कि बच्चों को हम कभी नहीं लेते थे साथ। मैंने कहा बच्चे तो घर में रहो, बतेरे देखते हैं उनको, हम दो ही जाते हैं इकट्ठा। हमने, तो ये बच्चे कहते हैं आपने लिया नहीं, आपको नहीं लिया, आपको अपना मौका मिलेगा जाने का। फिर आगे मेरे बच्चे, ज्योत्सना है, डॉक्टर ज्योत्सना सिंह, PhD है, पढ़ाती थी फिलोसफी दिल्ली में, यूनिवर्सिटी में। ये बड़ी है सबसे। और मुझे ख़ास तौर पर मेरे जो सांस्कृतिक कार्य हैं जम्मू में, अमन महल है, उसमें मेरी बहुत मदद करती है ये। और एक फाउंडेशन नया बनाया है, उसकी ये अध्यक्षा है। ये 2 बेटे हैं भगवान की कृपा से, विक्रमादित्य हैं, अजात शत्रु, दोनों सामने बैठे हुए हैं। और इनका बड़ा सहारा है मुझे। ये इतनी अच्छी तरह से मेरी देखभाल करते हैं। ये मेरी 2 बहुएं, एक बहू है यहाँ, एक बहू है नहीं। वो कितनी, जहाँ चाहे मैं श्रीनगर में रहूँ, चाहे जम्मू में रहूँ, चाहे दिल्ली में रहूँ, मेरी बहुत देखभाल करती है। और उसके मुझे बड़ा सहारा है इनका।
और जम्मू कश्मीर में जितने मेरे काम हैं, प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट है, सब वो लोग देख रहे हैं। तो दोनों हैं, उनका मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और फिर उसके बाद चलिए 6 ग्रैंड चिल्ड्रन भगवान की जैसे 2-2-2। आज शायद एक ही है यहाँ, ये रणविजय है। कहाँ बैठी हुई है? अच्छा, वो वहाँ बैठी हुई है, हम बिठा कर बैठी हुई है वहाँ। तो 6 ग्रैंड चिल्ड्रन, उनका भी मैं बहुत मशहूर, क्योंकि उनसे बात करने से मुझे बहुत सारी नई चीज़ें पता लगती। यंगर जनरेशन है, तो आई लर्न अबाउट ऑल सोर्ट्स ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कुछ हो। तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम द ग्रैंड चिल्ड्रन। ये नहीं है कि मैं उनको बताता रहता हूँ, ये मैं तो कभी बताता नहीं हूँ ये करो वो करो, लेकिन हमारी वार्तालाप होती है। एक एक के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध है, एंड आई टॉक टू देम रेगुलरली। तो ये हो गए, तो ये तो परिवार की बात हो गई। अब मैं आपको मेरे 5 गुरु हैं उनके बारे में बताऊं। लोगों के एक गुरु होता है, मेरे 5 गुरु हैं। शाक्त गुरु मेरे कश्मीरी पंडित, वैष्णव गुरु और परम गुरु अंग्रेज, शैव गुरु अमेरिकन, सूफी गुरु भारत मूल के, और अब एक राजयोग के भी नए गुरु आए हैं मेरे पास। तो 5 गुरु हैं, और हर एक से मैंने विद्या प्राप्त की। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, हमारे यहाँ लिखा है, जहाँ से अच्छे विचार आए वहाँ से उनको ग्रहण करना चाहिए। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने गुरु मिले, और मैं उन सबका बहुत कृतज्ञता अपने अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। फिर आइए ऐसे राष्ट्रीय लोग नेता पे जिनका प्रभाव मेरे पे पड़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हमारे मेंटोर थे, उन्हीं की किताबें पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए स्कूल में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑटोबायोग्राफी। और 15 वर्ष 1949 से लेके 1964 तक 15 वर्ष वो मेरे साथ संपर्क उनका बना रहा, उनके आशीर्वाद बनी रही। मेरे उनके पत्र व्यवहार का वॉल्यूम छपा हुआ है, और बहुत उन्होंने मुझे सारा नया भारत कैसे बनेगा, क्या उनका दृश्य था, वो सारा उन्होंने, बड़ा प्रभाव उनका मेरे ऊपर पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने मुझे, रंक जी ऐसा है कि उन्होंने मुझे, मैं व्हील चेयर में था 6 महीने, जम्मू आए तो मुझे देखा कि क्यों है व्हील चेयर में 6 महीने से। उन्होंने पिताजी का, इनको अभी अमेरिका भेजो, नहीं तो सारी उम्र ये व्हील चेयर में रहेगा। तो उनके कहने पे मैं अमेरिका भेजा गया। वहाँ एक साल में अस्पताल में रहा, ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन मैं ठीक होके वापस आ गया, चल रहा हूँ। टेनिस भी खेला, गोल्फ भी खेला, और अब भी चलता हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे चलता हूँ। पूरा चल रहे हो 93 का पूरा चल रहे हो लेकिन अब भी चल रहा हूँ, वो सरदार पटेल की कृपा से। सरदार पटेल नहीं होते तो वाकई में व्हील चेयर में ही रहता सारी उम्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे, बड़े सौम्य उनका व्यक्तित्व था, और जिस तरीके से वो बात करते थे, बड़ा मेरे पर प्रभाव पड़ता था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं से मैंने शैली सीखी कि जो संस्कृत का प्रयोग मैं करता हूँ अंग्रेजी के साथ साथ, उन्हीं की शैली को मैं अपना रहा हूँ। क्या विद्या थी उनमें, क्या कहने। ऐसा व्यक्ति मुझे और कहीं नहीं मिला है, जैसे जिस प्रकार से वो हर एक। और देखिए ऐसा है कि चाहे कितने भी गुरु हुए हो, मैं अंततः तो वेदांत के ऊपर मेरा अधिक वो है, उपनिषद है। और जिस तरीके से डॉक्टर राधाकृष्णन उपनिषद को बोलते थे और समझाते थे, उसका बहुत गहरी छाप मेरे पर पड़ी। इंदिरा गांधी, 10 साल में उनके मंत्रिमंडल में रहा। बहुत कम लोग उनके मंत्रिमंडल में 10 साल रहे, कई लोग आए, कई लोग गए। उनके बड़े प्रिय भी थे, वो भी गए, लेकिन मैं 10 वर्ष पूरे रखा उन्होंने, जब तक वो रहे पावर में पहले। तो उनका मैं कृतज्ञ हूँ। राहुल गांधी आए, राजीव गांधी, सॉरी, ट्रिपल द टंग, राजीव गांधी आए तो उन्होंने मुझे अमेरिका एम्बेसडर बना के भेज दिया। और आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर फारूक का मैं कृतज्ञ हूँ। कैसे? 4 बार उधमपुर इलेक्शन जीतने के बाद कभी मैंने मूर्खता की, जैसे मैंने कहा, पत्नी को नहीं पूछा,
मैंने सीट बदल दी, जम्मू में हार गया। वो हारने के बाद मैंने करीब करीब राजनीति छोड़ दी। 12 वर्ष के लिए मैं राजनीति से बाहर था। जैसे वहाँ रामचंद्र जी तो वनवास गए ना 14 वर्ष, मैं 12 वर्ष मैंने वनवास किया। और इत्तेफाक से उसमें अजातशत्रु का भी वो था, इत्तेफाक से जब इलेक्शन आ रही थी तो डॉक्टर फारूक आए, हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा ये अजातशत्रु को मैं चाहता हूँ मेरे साथ काम करे कि, और वाइफ को कहा उन्होंने, मेरी पत्नी को, मैं इसको कहता हूँ मेरे लिए, उनका ऐसे बोलने का तरीका, मैं इसको कहता हूँ कि सेंट्रल हॉल में आओ, ये आता नहीं है। मैं कहा ये डॉक्टर साहब मैं एक्स MP हो के सेंट्रल हॉल में नहीं हूँ। आप क्यों कह रहे हैं एक्स MP, हम आपको फिर से MP बनाएंगे। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर से मुझे 2 साल MP बनाया, जिसके बाद फिर सोनिया गांधी ने 3 राज्यसभा में मुझे टर्म्स दिए। तो 20 साल राज्यसभा पूरे हो गए और 20 साल लोकसभा। मेरे समय नहीं रहे आप, आपके समय नहीं, मिस करता हूँ, मैं मिस करता हूँ। वाकई मैं, मुझे भी इस बार का खेद है कि आपके समय में नहीं आया हूँ। अब और किस किस का नाम लूँ, अनेक डॉक्टर, कितने डॉक्टरों ने मेरी देखभाल की है, ऑपरेशन की है, अमेरिका में, बम्बई में, दिल्ली में, जहाँ, तो वो सब डॉक्टर्स को मैं, उन्हें उसके कारण के ही मैं अच्छा बैठा हूँ, तो उनको मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और निजी सचिव जो होते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरीज, उनका बड़ा ज़बरदस्त काम होता है। पूरा ही तो यहाँ गंगाधर शर्मा भी बैठा है, उनकी तरह बहुत सारे मेरे निजी सचिव रहे, जहाँ जहाँ मैंने काम किया वहाँ वो है। तो दर्जनों निजी सचिव के प्रतीक हैं ये अपने गंगाधर शर्मा। और फिर निजी सेवक पीछे मेरे जो खड़े हैं, प्रवीण कुमार, ये प्रतीक है उन सेवकों का जिन्होंने मुझे बचपन से मेरी सेवा की है। तो मैं इन सब को धन्यवाद करना चाहता हूँ आज। और सबसे बढ़कर तो भगवान शंकर और माता भगवती की कृपा रही है, जिसके कारण मैं चला हूँ। तो मैं उनके 2 श्लोक बोलूँगा। उसके बाद एक मित्र हमारे बैठे हुए हैं कल, उन्होंने मुझे कहा आपका साहित्य पक्ष ज़रूर आना चाहिए। मैंने कहा भाई साहित्य पक्ष क्या, किताबें मेरी बाहर है लगी हुई 20 जो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आज फिर मैंने एक हिंदी की छोटी सी कविता लिखी है, वो भी आपकी अनुमति से बोलूँगा। पहले मैं श्लोक बोलूँगा शिव जी का। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमेघवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर्गनैः व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रम्। और फिर माता भगवती का सौवर्णासन संतां त्रिनयनां पीतां शुकोल्लासिनीं हेमाभां रुचिं शशांक मुकुटां स्रगितं पुगसद्युतां हस्तैर्मुद्गरपाशबद्धरसनां संबिभृतीं भूषणव्याप्तांगीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तंभिनीं चिंतये। अब मेरी कविता, इससे मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। कविता का शीर्षक है अनुरोध, रिक्वेस्ट। हे शिव शंकर महादेव, मार्कंडेय के रक्षक, त्रिपुरासुर के भक्षक, मेरे साथ क्या व्यवहार करोगे? हे शिव शंकर महादेव, मार्कंडेय के रक्षक, त्रिपुरासुर के भक्षक, मेरे साथ क्या व्यवहार करोगे? यदि भस्म करने का ही निर्णय हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि भस्म करने का ही निर्णय हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, एक अनुरोध है, उसके बाद मेरी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेना। हेलो, ये थे डॉक्टर करण सिंह। सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं महामहिम के उद्भाषण का। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आएँ। जिस तरह से वो हर दिल अजीज़ हैं, वो आज भी वो उस तरह का उद्भाषण दें ताकि हम उनको याद रखें सदियों तक।
most revered Dr. Karan Singh ji, members of his family, my good friend Manvinder ji, and distinguished audience. Before expressing myself, I'll react on three situations. One, Sardar Patel ji, in a far-sighted manner as usual, made sure Dr. Saab gives up wheelchair. He ensured the Iron Man of India to bring about that kind of unity, integration of princely states, and getting rid of wheelchair by and large in the entire country. I am extremely fortunate, and I take it as divine dispensation, that I share with Dr. Saab ordainment from my wife is supreme command. Another aspect, unlike Dr. Saab, I was not an ex-MP. I was an ex-MP, AXED. My term was not complete. But I was hardly seen in the central hall. That's it. It's a touching moment for me. It's an honor that will be ever etched in my memory. I could not have dreamt of it. To be on an occasion when we are celebrating 75 years of Dr. Karan Singh in public life. The historic regions of Shekhawati, where I was born, and Mewad, where I was schooled in Chittorgarh, in Rajasthan, felt worlds apart from Jammu and Kashmir, especially during those days and my teenage years, when faster modes of travel and communication were yet to bridge such vast distances. Yet, even then, one name managed to transcend the formidable gap, a name I often then heard with great admiration. It was the name of a dashing young prince who presided over Jammu and Kashmir, Dr. Karan Singh. Years later, I had the privilege of benefiting from his wise counsel and experience while being a parliamentarian, union minister, governor of West Bengal, and now vice president. More recently, I consider myself very fortunate to engage with Dr. Singh on occasions, continuing to draw inspiration from his profound wisdom and invaluable guidance. The last time I had the privilege of reflecting about Dr. Karan Singh was on the occasion of his 90th birthday. His journey in public service started the day he was born. Limiting his contribution to just 75 years would hardly capture the breadth of his legacy. Born in France, he was figuratively baptized by fire, witnessing and participating in history in a way few can claim. By the age of 16, he stood witness to the signing of the instrument of accession at a pivotal moment in the nation's history. He didn't just observe
he strengthened the very foundation of that historic document. At 18, Dr. Singh assumed the role of regent, a momentous occasion. I can only imagine the grandeur of that scene on June 20, 1949, when he arrived in Srinagar from Delhi as the regent, welcomed by Sheikh Abdullah and his cabinet at the airport. In that moment, he represented not just himself, but the strength and sovereignty of India during a critical juncture of our history. The organizers of today's event had that momentous day in 1949 in mind when they chose to honor Dr. Singh's 75 years in public service, older than the Republic. The Republic started in 50. As reflected emotively by Dr. Singh, around this time, Dr. Singh began a new chapter in his personal life, marrying noble Nepalese princess Yashoraje Lakshmi. She brought all three elements in his life. Together, they both exemplified grace and dignity, endearing them to all who had the privilege of knowing them. Many of my Dogra friends speak of Dr. Singh's personal qualities with admiration, praising wisdom and warmth, while remembering Yashoraje Lakshmi ji with deep affection, love, and respect. There is scarcely a positive sphere in nation's life that Dr. Singh has not touched, be it parliamentary democracy, religion, culture, philosophy, diplomacy, literature, wildlife, or the environment. His contributions are vast and enduring. When the history of India's former princes and their role in strengthening the country's unity is written, Dr. Singh would undoubtedly hold a place of great honor. His decision, a remarkable decision, a tough decision, to make a dramatic transition from royal comforts, specifically as the constitutional head of the state of Jammu and Kashmir, to electoral politics in 1967, was both bold and visionary. In doing so, Dr. Singh achieved a historic milestone, becoming then the youngest ever member of the Union Cabinet at the age of 36 on March 31, 1967. This not only marked a turning point in his career, but also signaled the arrival of country's youth he then represented as now, ready to take up the mantle of responsibility and shape the nation's future. Dr. Singh has long been a champion of interfaith harmony, advocating for it at numerous public meetings and conferences, many of which are well documented. Friends, over the years, he has become a prominent figure in the realm of spirituality and philosophy, that his name naturally arises whenever great thinkers are mentioned. Speak of Vivekananda, and Dr. Singh's name comes into mind. Mention Aurobindo, and Dr. Singh stands out as one of his most learned disciples. His vast body of work, comprising scores of books, reflects the depth of his intellectual pursuits. A true poet-philosopher, he has explored subjects as diverse as philosophy, spirituality,
and the environment. His deep love for the mother tongue, Dogri, is evident in the numerous books he has authored. Perhaps one of his most, I would say, not so visible achievements is his pivotal role in conserving India's national animal, the tiger. If the tiger remains a symbol of India's wildlife heritage and its survival is ensured through the Project Tiger initiative, it is largely due to Dr. Singh's unwavering commitment. Distinguished audience, therefore no surprise then that he himself has sometimes been affectionately referred to as the tiger. And why not? He shares with the tiger tenacity and strength, both in thought, action, and anticipation. Dr. Singh's simplicity, organic, natural, pristine, his simplicity, humility, disarming, authentic, and warm demeanor are widely admired. There is instant recognition in a magnetic manner of his demeanor. His presence at a particular place is electrifying. He doesn't have to find a space for himself. He has a space in every soul, every heart. His remarkable achievements have consistently served the greater good, benefiting both society and the nation. His mastery over body and mind is extraordinary, reflecting his deep inner discipline. In his presence, one cannot but feel that a man of such stamina, intellect, and erudition is more than capable of navigating the complexities of political life with ease. Distinguished audience, Dr. Karan Singh is amongst the few who have had the benefit of being insider of politics with outside vision and outside politics with a deep inside focus for over 75 years. As I said earlier, in that sense, he is older than the Republic. Distinguished audience, I deeply reflected that on such an occasion which is historic, such an occasion which does not to my mind has a parallel, what should I seek from him that may gel with his personality? I am coming to that part now. I seek to avail on this momentous occasion the opportunity to appeal to Dr. Singh and the few like him, the intelligentsia, the academia, to bear influence on issues that concern our nation. Few of such issues I venture to advert. Dr. Singh has over 7 decades witnessed the rise of the nation and contributed to it in myriad ways. The nation presently is in unprecedented economic upsurge and on incremental development trajectory, well set to be a developed nation at 2047, if not earlier. Distinguished audience, convergence of forces within and without inimical to Bharat is a matter of deep concern and alarming. So also anti-national narratives. There is need for concerted endeavors to influence national mood so as to neutralize these pernicious forces.
undoubtedly, executive governance is exclusive to executive, as are legislation to legislatures and verdicts to courts. Exercise of executive authority by either the legislature or the judiciary is not in consonance with democracy and constitutional prescriptions. This is established position as the executive for governance is alone accountable to legislature and answerable to courts by way of judicial review. Distinguished audience, executive governance by the judiciary is jurisdictionally and jurisprudentially beyond constitutional sanctification. However, this aspect is engaging active attention of the people, indicating in their perception empty such instances. This significant aspect calls for deep reflection at your level, sir. Few like you, the intelligentsia and the academia, this influencing category, the most potent weapon of democracy to inspire and motivate people, needs to act as a beacon for catalyzing healthy, enlightening national discourse to ensure deference to constitutional assents. This would wholesomely contribute to blossoming of democracy and nurturing constitutional spirit and assents. In all humility, so I appeal. Friends, I am indeed humbled. This is a moment for me to ever cherish. To be at this place, in this position, on this occasion. I pray Almighty to bestow His extreme indulgence on Dr. Singh so that he continues to be with us and serve the nation and humanity by his sublime qualities, sterling behavior, and a man of erudition. Thank you, Jai Hind. ये थे हर दिल अजीज बहामहिम जगदीप धनखड़ जी। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।